प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल, आप सभी बिहार के लाखों बच्चों के दिलों में बसने वाला YouTube चैनल जिसको आप सभी ने बहुत परिश्रम से और बहुत प्यार दिया है, वो है साइंस संग्रह। मैं आप सभी का बड़ा भाई आपका शिक्षक अनुसर स्वागत करता हूं आपके ही बनाए गए इस प्यारे से YouTube चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कल की क्लासेज में भाई साहब बहुत मजा आया, इतने सारे बच्चे ज्वाइन हुए और आज भी आपको इस वीडियो को शेयर करना है, फटाफट से शेयर कर देना मेरे सभी साथियों, साइंस संग्रह के सभी लवली प्यारे बच्चों। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां कहीं भी है जिस ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि बच्चे जुड़ जाएं और बच्चों की तैयारी जबरदस्त हो जाए। तो आज केमिस्ट्री 1.0 का सेकेंड डेज, जिसमें हम लोग जैसे कल फर्स्ट डेज में यानी पहले दिन में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर यानी कि ठोस अवस्था पाठ को धुआं उड़ा दिया इतने कम समय में। आपको यानी कि बचे हुए अभी से लेकर के अब तक के एग्जाम तक आपको परेशान नहीं होना है, एकदम नहीं घबराना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे सभी लोग फटाफट से, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं और आज के सेशन को वापस पुनः शानदार बनाते हैं बच्चों। ठीक है जी, मैं आप सभी लोगों को एक सूचना दे दूं बच्चों कि मैं अब सिर्फ अभी वर्तमान में आपके साथ हूं, मैं किसी भी XYZ किसी भी संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूं, किसी भी संस्था के साथ नहीं। आपको भरोसा हो जाना चाहिए। और जब मैं आके खुद कह रहा हूं कि अब मैं और हमारी टीम हम साइंस संग्रह पे ही पढ़ा रहे हैं, हमारी लाइव क्लासेस और आने वाली जो भी 2024-2025 बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे उनकी लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह पर ही होगा, इसके अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए और आपको इस बात को सभी दोस्तों को बताना भी पड़ेगा कि अब अनुसर मतलब साइंस संग्रह, अनुसर की टीम मतलब साइंस संग्रह। बिहार के तमाम बच्चों के लिए YouTube चैनल साइंस संग्रह जिसपे हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत जल्द सब मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है। स्टार्ट करें बच्चों। चलिए, आप सभी लोगों से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इसलिए कि आप जुड़ करके अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए और आप साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, ऐप को अपडेट कर लीजिएगा एक बार प्ले स्टोर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ बच्चों के OTP वगैरह की दिक्कत आ रहे थे, वो सब सॉर्टेड हो चुका है क्योंकि अचानक से इतने सारे बच्चे आ गए हैं, इतने सारे, पिछले 2 दिन में लाखों के डाउनलोड्स आए हैं, तो थोड़ा सा ऐप की सर्वर पे काम चल रहा था। तो आप सभी लोग अपने फोन में प्ले स्टोर में जाके साइंस संग्रह ऐप को डाउनलोड करिएगा और आपको मैं बता दूं कि यहां पे काफी सारी स्टडी मटेरियल्स भरे पड़े हैं और पढ़ते रहेंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों, विलयन चैप्टर। एक सेकंड, चलिए, विलयन चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन। अब स्टार्ट एंड तक यानी कि अंत तक हमारे साथ जोश के साथ जुड़ के रहना है। एक बार पूछ दो, हाउ इज द जोश? क्या कहोगे? हाई सर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट से। विलयन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। आपने शरबत का नाम जरूर सुना होगा। हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, मिला देते हैं, पानी लेते हैं, नमक लेते हैं, मिला देते हैं, यानी एक बड़े मात्रा में और एक छोटे मात्रा में, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट और एक ज्यादा अमाउंट में लेते हैं और दोनों को मिलाने के बाद वापस एक ऐसा सबस्टांस मिलता है जो कि पूरी तरीके से होमोजीनियस होता है, पूरी तरीके से समांगी होता है। आप चीनी को और बालू को मिला लो, पूरी तरीके से मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन चीनी और पानी को मिला लो, पूरी तरीके से मिल जाएगा। घुलने के बाद आपको पानी के अंदर चीनी नहीं दिखेगा, लेकिन चीनी और बालू का मिश्रण की बात करते हो उसमें दोनों दिखेंगे। वो भी समांगी था यानी हेट्रोजीनियस था, लेकिन पानी के अंदर जब आप चीनी डालते हो तो ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया चीनी उसके अंदर। शुगर सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, पानी के साथ पूरी तरह से घुल गया है, इसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, सम अंग, समान अंग हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें क्या घुला हुआ है,
कौन घुला हुआ है, बिना चखे हुए देख करके तो पता नहीं चलने वाला। वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं बच्चों? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, यहां पे शर्त यही है, होमोजेनियस होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। समांगी शब्द का अर्थ ही हो जाता है सम अंग। सम का मतलब बराबर, अंग का मतलब उसके भाग। समझ में आ गया? नमक और पानी, आप देखते हो बच्चों, पानी में क्या मिला देते हो? नमक। तो नमक का घोल बन जाता है। क्या बन जाता है? नमक का घोल बन जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे भैया एक बात बता दो, एक बात बता दो, ये वाटर जो है, ये इसका अमाउंट इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा? यस सर। किसका अमाउंट कम होगा? नमक का, यानी कि सॉल्ट का। अब यहां पे कहानी कहां आके अटक जाती है कि कौन घुलता है कौन घुलाता है, आपको पता होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग में रख लीजिएगा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में वाटर को जाना जाता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, हाई होता है, करीब 81 82 के आसपास होता है। इसमें क्षमता होती है काफी पदार्थों को घुलाने की, यानी कि सार्वत्रिक विलायक। अब एक टर्म आ गया विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। ये किसको कहते हैं? जो घुलाता हो। चीनी पानी को नहीं घुलाता है, पानी चीनी को घुला लेता है। तो जो पदार्थ घुला रहा हो किसी अन्य पदार्थ को, उसको कहते हैं विलायक, यानी उसको कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन जो घुल रहा हो, चीनी, नमक, ये जो घुल रहा है, इसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, यानी कि सॉल्यूट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और इनके मिलने से जो बनता है उसको कहते हैं हिंदी में विलयन, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं भैया? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन कहते हैं। वेरी गुड। यस, आप लोग, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ चैट सेक्शन में हर एक टर्म को जरूर लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन होती रहेगी बराबर। ठीक है जी। लव यू। आगे चलते हैं, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, विलयन को अलग अलग आधार पे बांटा भी जाता है। फिजिकल स्टेट के सॉरी, फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर इसको बांट दिया जाता है अलग अलग आधार पे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 9 प्रकार का होता है। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 हो गया। अब इसमें अलग अलग ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस घुलता है। तो कुल प्रकार से अगर भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम विलयन के प्रकार की बात करते हैं तो 9 प्रकार के मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सेशन कर रहे हैं, जिससे कि आपका फोकस पूरा एग्जाम में है। सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे पानी है, पानी में चीनी घुला हुआ है तो कितना घुला हुआ है, कितना मोल घुला हुआ है, कितना लीटर पानी था, ये सब जो घुलने घुलाने की बात हम करते हैं, कितना हिस्सा घुला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा पीपीएम भी होता है, परसेंटेज वाला भी होता है। ठीक है ना? यहां पे देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं मोलरता की, ये सीधा सवाल पूछता है मेरे दोस्त एग्जाम में कि मोलरता क्या है, मोलारिटी क्या है। हम सोचते हैं लीटी पूछ रहा है कि रीटी पूछ रहा है, रीटी पूछ रहा है। मोलरता, मोलरता पता है क्या कहता है बच्चों? एक तो बात आपको पता है ना, एक तो बात आपको पता है ना कि पूरा जो सिस्टम है वो विलयन है, और विलयन के अंदर 2 तरह के पार्ट हैं, एक है विलय और एक है विलायक। घुलने वाला कौन था? विलय था, यानी कि सॉल्यूट था। तो अगर हम कहें कि हमारे पास 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर है, ठीक है ना? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, यही निकालना है। 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो विलयन, थोड़ा बहुत अंग्रेजी हिंदी टर्म जरूर जानते रहो, घबराना नहीं है, आगे बहुत
टफ कंपटीशन में जाने वाला हो तो टर्म को जरूर दिमाग में रखना है बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर विलयन के अंदर जितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है, घुला हुआ है, उस घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सिंपल सा है, फॉर्मूला याद रखना है, इसको मोलरिटी कहते हैं। अंग्रेजी में पहला अक्षर एम है, प्रति लीटर विलयन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर का मतलब क्या कहते हो, बट्टा, सीधा सीधा, जैसे कहते हैं ना मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर बट्टा में सेकंड। तो प्रति लीटर, लीटर किस क्वांटिटी को बताता है, लीटर किस क्वांटिटी को बताता है भैया मेरे प्यारे बच्चों, लीटर जो होता है वो वॉल्यूम यानी कि आयतन को बताता है। क्या आप दुकान पे जाते हो, ए चाची हमारा के 1 लीटर चाय पत्ती दे दो, सॉरी 1 लीटर मैगी दे दो, क्या बोल के आते हो 1 लीटर मैगी? नहीं बोलते हो। क्या ये कहते हो कि हमको 2 लीटर आलू दे दीजिए? नहीं कहते हो, क्योंकि जैसा देवता वैसा पूजा। बजरंग बली का पूजा करने चले हैं तो दुर्गा मैया की आरती नहीं पढ़ सकते हैं। अगर बुखार लगा है तो पेट दर्द की दवा काम नहीं आएगी। जैसा देवता वैसा पूजा। अगर भौतिक राशि द्रव्यमान की होगी तो किलोग्राम लेंगे, आयतन होगा तो लीटर होगा। अब इसकी अलग अलग पद्धतियों में हम लोग इसको बदलते रहते हैं। समझ आ गया? यस। यहां पे प्रति लीटर, लीटर क्या बताता है, आयतन किसका, विलयन का। ये भैया सूत्र तो बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, फॉर्मूला विलयन का आयतन, प्रति लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए, कौन घुला, सॉल्यूट घुला हुआ है, विलय घुला हुआ है, यानी उसका मोल पता होना चाहिए, विलय का मोल पता होना चाहिए। ठीक है, यानी इसी को अगर आप लिखते हो तो मोल मतलब नंबर, मोल एक नंबर होता है, मोल इज अ नंबर, इसलिए हम इसको एन से डिनोट कर देते हैं। और वॉल्यूम, कम कर पापा जग जाएगा, ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है, ये जगह वाला है, आयतन जिसको कहते हैं, एन बट्टा में भी। मोल रता बराबर एन बट्टा में भी हो गया बच्चों, याद रखना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। अगर यूनिट की बात कर ले, इसकी मात्रक की बात कर ले बच्चों, भूलना नहीं है, अंत तक सेशन को देख लीजिए। अब क्या, अब तो बस एग्जाम पास आ रहा है, अब कहां जाओगे, पढ़ लो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी एकदम। यूनिट यानी कि मात्रक बराबर ये क्या हो गया, मोल, और ये प्रति, ये लीटर हो गया भैया, मोल प्रति लीटर, भूलना नहीं है। अब सारे बच्चे चैट सेक्शन में एक बार बता देंगे, मोल प्रति लीटर लिख दो फटाफट से। क्या लिखना है भैया, मोल प्रति लीटर। अब एक सवाल पूछता है कि क्या टेम्परेचर वैरी जब करेगा, यानी कि तापमान जब बदलेगा, तो इस पे मोलरता पे यानी कि मोलरिटी पे कोई चेंज पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तापमान से सीधा असर पड़ता है आयतन पे, वॉल्यूम पे। जब आप टेम्परेचर में छेड़छाड़ करते हो, टेम्परेचर घटाओगे, बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, इसलिए वॉल्यूम पे भी असर पड़ेगा। और वॉल्यूम पे जब असर पड़ेगा तो भैया मोलरिटी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली है, उल्टा है, एगो ऊपर एगो नीचे। भी बढ़ेगा तो एम घटेगा, भी घटेगा तो एम बढ़ेगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट। मोल प्रति लीटर हो गया, मोल प्रति लीटर। सर 2025 का बैच कब आएगा? बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा मेरे दोस्त, बहुत जल्द आएगा। घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। मैं मुस्कुरा रहा हूं, आप भी मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप साईं संग्रह के साथ हैं। तो ये हो गया मोल प्रति लीटर हो गया। तो तापमान से, टेम्परेचर से सीधा असर पड़ता है मोलरिटी पर, मतलब असर पड़ेगा, प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, प्रभावित होता है। ये हो गया मोल वाला रता, मोल वाली रीटी। लेकिन अब आ जाती है गोल गोल लीटी, मोल लीटी, मोला लीटी जिसको कहते हैं, यानी मोल लता। ये क्या कहता है बच्चों, मोल लता। ये सब क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं सांद्रता निकालने के लिए। जब जैसा तब तैसा, जब जैसा तब तैसा, यानी मतलब ये कि जब सॉल्यूशन 1 लीटर था
तो कितना मोल घुला हुआ है, ये जब सामने मिले तो कह देंगे ये मोलारिटी की बात कर लिया। लेकिन जब किलोग्राम में विलायक मिल जाए, सॉल्वेंट किलोग्राम में मिल जाए, तो देखेंगे कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है। तब यानी कि जब हम प्रति केजी क्या है, जैसे वॉल्यूम क्या था, सॉरी लीटर क्या था, आयतन, लीटर क्या था, आयतन, उसी प्रकार से केजी क्या है, केजी है द्रव्यमान। किसका भैया, विलायक का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान। इसमें कौन घुला हुआ है, घुले हुए विलय के मोल, यानी कि विलय का मोल, विलय का मोल। अब आप मोल को क्या लिखते हो, अब यहां पे देखो मोललता को छोटा एम लिखते हैं, क्योंकि बड़ा एम से वो है तो छोटा एम से रख दिया जाता है जनरली। ये मोल है, नंबर एन था बट्टा में, ये द्रव्यमान को वेट कह सकते हो आप, एन बट्टा में डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि इसका मात्रक अगर निकालना हो तो मोल प्रति में केजी, मोल प्रति केजी। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये किलोग्राम में नहीं है, यहां पे ये नोट में ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इन किलोग्राम, किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से गुना कर देना या इसको किलोग्राम में बदल लेना। समझ आ रहा है, वेरी गुड। यानी कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स जो डिसॉल्व्ड हैं किसमें, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। तो हमारे साथ हिंदी का भी बच्चा, इंग्लिश का भी बच्चा, कुल मिला के हम सब एक साथ। ओके, आगे आ जाइए। मूल बात तो इसमें मैं बता दे रहा हूं, टेम्परेचर से यानी कि ताप से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है ही नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक सवाल लगातार पूछता है क्या, कि निम्नलिखित में से किस पर ताप का असर पड़ेगा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल प्रभाज, किस पे नहीं पड़ेगा पूछता है। तो नहीं पड़ने वाला में सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी है, इस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बदलने से इसका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि यह वॉल्यूम टर्म से स्वतंत्र है, इसमें आयतन का पद नहीं है। ठीक है जी। आगे आ जाइए। तीसरा हो जाता है मोल अंश, जिसको हम कहते हैं मोलांश, मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर हमने कल ही एक बात किया था कि हम अनु सर और रोहन, ये दो लोगों ने मिलकर के एक फोन खरीदा। क्या खरीदा, एक फोन खरीदा। इस फोन की कीमत हो गई टोटल मान लीजिए 900 रुपया। ठीक है, इसमें अनु सर कितने दिए हैं, 400 रुपए दिए हैं, क्योंकि अनु सर बहुत गरीब आदमी है। और रोहन भैया कितना दिए हैं, मेरे से 100 रुपया ज्यादा दिए हैं, 500 रुपया दिए हैं। अब कहानी आती है कि भैया अनु सर का इसमें हिस्सा कितना है। तो अनु सर का हिस्सा निकालने के लिए क्या कहेंगे कि भैया अनु सर का जो हिस्सा है वो 400 बट्टा में 900 है। 900 कैसे भाई, कैसे भाई, टोटल 900 में 400 ही तो अनु सर का है, और रोहन भैया का जो हिस्सा है वो है 500 बट्टा में 900। क्लियर। यानी कि जब अनु सर का हिस्सा निकालना था तो अनु सर कितना दिए थे वो ऊपर था, और नीचे टोटल मिला के था ए प्लस आर का, ए प्लस आर का। लेकिन यहां रोहन भैया का जब निकाल रहे थे तो रोहन भैया वाला ऊपर रहेगा और नीचे टोटल ए प्लस आर था। उसी प्रकार से मेरे दोस्त मोल अंश, मोल का मतलब होता है मोल एक नंबर है जो बताता है, और आपने पढ़े होंगे मोल के बारे में। अंश का मतलब हो गया हिस्सा, फ्रैक्शन, हिस्सा कितना है। यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक विलयन है कंटेनर में, और उस विलयन में ए है, बी है, लेकिन ए कितना मोल है, बी कितना मोल है, कितना इसका हिस्सा है, कितना इसका फ्रैक्शन है, इसका कितना पार्ट है, यही निकालते हैं, जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब जैसे ये निकला है वैसे ये निकलेगा। कैसे सर, आ जाइए देख लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूं। अब ये आप समझ गए होंगे, पूरी बात आप समझ गए होंगे।
हमारे पास बच्चों दो चीज है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, एक है विलय और एक है विलायक। ठीक है जी, इसको क्या लिखते हैं सॉल्यूट और इसको क्या लिखते हैं सॉल्वेंट। अब भैया एक बात ध्यान रखिएगा, इसके मोल को छोटा वाला से और इसके मोल को बड़ा वाला से, हालांकि मोल तो दोनों ही है, मोल तो भैया दोनों ही है, लेकिन छोटा वाला मोल छोटे वाले का बता रहा है और बड़ा वाला बॉडी बिल्डर का बता रहा है। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, बड़े मात्रा में होता है साहेब साहेब, बड़ा वाला एन हो गया। चलिए कहानी ये होती है कि अगर हम इसका अगर मोल प्रभाज्य की बात करते हैं, मोल अंश की बात करते हैं, मोलांश, मूलधन अंश, हिंदी पढ़ाया हूं ना, जानते हो ना, अभी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं कल से मैथ भी स्टार्ट हो रहा है, हिंदी भी स्टार्ट हो रहा है, और अगले 1-2 दिन के अंदर, बहुत जल्द 2 से 3 दिन, बस थोड़ा बहुत कुछ काम चल रहा है बस सेटअप का, वो जैसे रेडी हो जाएगा रॉकेट बन जाएंगे फिर। बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे भैया, साथ चाहिए आपका। फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सब होगा। थोड़ा देर 2-4 दिन आऊंगा पर दुरुस्त होके आऊंगा, है ना। आपके बोर्ड परीक्षा और आपकी तैयारी पे आंच नहीं आने दूंगा। देख रहे हैं ना, आपने कहा केमिस्ट्री थोड़ा बड़ा दिक्कत दे रहा है गुरुदेव, केमिस्ट्री का कुछ करिए, इलाज करने आ गया हूं आपके लिए। हिंदी में उतना दिक्कत नहीं होगा, फिर भी कल से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी का भी, मैथ का भी ऑपरेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत जल्द बायोलॉजी का, फिजिक्स का, सबका ऑपरेशन स्टार्ट, इंग्लिश का भी ऑपरेशन स्टार्ट, और धुआंधार तरीके से बच्चों। ये ब्रह्मांड छोटा नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और हर तरह के लोग, हर तरह के शिक्षाविद यहां पे मौजूद हैं। इसलिए धैर्य, समर्पण, ईमानदारी, सच्चे दिल से मेहनत ऊपर वाला देखता है। जब आप इस सत्य के पथ पे होते हैं तो भले थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर पराजित आपको कोई नहीं कर सकता। ये बात मेरे अंदर मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डाली है, और उसी का ये बल है, और आपका प्रताप है, आपका प्रेम है, कि साहसी हूं, निडर हूं, मेहनती हूं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। आपके लिए पूरी रात लग जाता है ये पीपीटी डिजाइन करने में, टाइप करने में, फिर नोट्स भी खुद से अपलोड करना है, सब कुछ करते हैं, करना भी है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर भी जोश जगे पढ़ने का, रातों से लड़ने का समय आ चुका है बच्चों, है ना। बातों से नहीं लड़ने का, रातों से लड़ने का समय आ चुका है। इसलिए डेडिकेटेड मेहनत खूब करिए, मन लगा के पढ़िए। वापिस आते हैं इस पे, मोल फ्रैक्शन यानी कि मूलांश की बात करते हैं। यह कहता है कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितना रुपया था मोबाइल का, 900, यानी A+R, अनु सर प्लस में रोहन सर, अनु सर और रोहन को मिला करके टोटल 900 था। यहां पर A+R, यानी हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, छोटा n प्लस में बड़ा n, छोटा n प्लस में बड़ा n, छोटा n प्लस में बड़ा n, समझ आ रहा है। यस, आगे देख लो बच्चों, जिसका निकालना है ऊपर रख दो। छोटका भैया का निकाल रहे हो ना, विलय का ऊपर रख दिया, लेकिन अब जब विलायक का निकालूंगा, मूलांश, मोल फ्रैक्शन, बच्चों इंग्लिश वाले मोल फ्रैक्शन समझना, MF लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन MF, ये कितना हो जाएगा, जिसका निकाल रहे हो, अनुसर का निकाले तो A ऊपर, रोहन का निकाले तो R ऊपर, छोटा वाला n का निकालना है तो छोटा वाला मोल ऊपर, अब बड़ा वाला ऊपर रहेगा। कुल मिला के अगर दोनों को जोड़ दो तो 900 बटा में 900, 500 + 400, 900 ऊपर है, 900 नीचे, कट के आ गया 1। यानी कि जब x विलय, x का मतलब मोल फ्रैक्शन, और x विलायक यानी कि सॉल्वेंट का,
दोनों का मोल फ्रैक्शन का ऐड करते हो तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। याद रखना है बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा दोस्त मेरे? याद रहेगा? नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाली बात यहां पे समाप्त हो जाती है। मूलांश क्या कहता है? विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या जो होती है। अब विलय का मोल प्रभाज लिखना हो तो क्या कहेंगे? विलय का मोल बट्टा विलयन का आयतन, विलायक का मोल बट्टा में विलयन का आयतन। ये टोटल, सॉरी आयतन नहीं मोल, नीचे टोटल मोल है। समझ आ गया? यस और नो? समझ आ गया? यस और नो? समझ आ गया? यस और नो बताएं सभी लोग। यस, वेरी गुड। अब आ जाती है विलयता। विलयता कहती है घुलने की क्षमता। एक समझ लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने शब्दों में। मैं कह रहा हूं कि चीनी पानी में घुल रहा है, चीनी पानी में घुल रहा है, लेकिन अब एक बात आता है, मैं कह रहा हूं कि रोहन खाना खा रहा है, लेकिन रोहन के खाने की तो कुछ कैपेसिटी होगी ना, कुछ तो कैपेसिटी होगी। रोहन 3 रोटी खाएगा, 4 रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा। हम खाना स्टार्ट करा दिए, यानी उनके पेट में खाना डालना स्टार्ट, यानी कि इधर विलायक में विलय डालना स्टार्ट, घुलाया जा रहा है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को, घुला रहे हैं। उधर रोहन के पेट में रोटी जा रहा है। 5 रोटी जाने के बाद रोहन जी ने हाथ जोड़ दिया, ना भैया अब ना, पेट भर गया, सैचुरेटेड हो गया हूं। यानी कि जब किसी भी सिचुएशन में टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी किसी भी सिचुएशन में अब सॉल्यूट को यानी विलय को पानी वानी में, विलायक में अब ज्यादा नहीं घुलाया जा सकता है। पेट भर गया है, अब ज्यादा रोटी नहीं जा सकता, तो संतृप्त विलयन कहेंगे। उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड। और एक होता है कि लाइए ना, चलो खाना खाने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं खाना खाने के बाद, भाई ये 3 गो समोसा खाली 500 रुपया दे। हाँ बाजी, चैलेंज दे रहे हो, लाओ भाई मंगाओ, खाना खा लिया है, 3 गो समोसा आ गया, 500 रुपया के चक्कर में 3 गो वो खा गया। फिर तुरंत आधा घंटा बाद फिर बाजी लग गया। क्या बाजी लग रहा है? कि जो आधा किलो गुड़ वाला जलेबी खा लेगा उसको 200 रुपया फिर इनाम। अच्छा, फिर चैलेंज, लाइए, आने दीजिए, जो भी आ रहा है आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। बचपन का वो दिन याद करिए जब हम लोग को खाना खिलाती थी मम्मी, चाची, दादी, जो लोग भी खिलाते थे। पेट भर जाने के बाद भी थोड़ा बच जाता था तो कहती थी, हाय ले ला, हाय नाना जी के कवर खा ला, हाय हाय चाचा के कवर है, हाय मामी के कवर है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खिला देती थी लोग। पेट भरने के बावजूद भी आ जाता है, यानी कि एक प्रकार का वैसा सॉल्यूशन मिला जो अब और नहीं घुला सकता है विलय को, अब और ज्यादा नहीं घुलेगा। लेकिन दूसरा ऐसा मिला कि आ रहा है तो आने दीजिए, आने दीजिए। वो पेटे नहीं भर रहा है, संतृप्त नहीं हो रहा है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, यानी एक हो जाता है असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। ठीक है बच्चों, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक निश्चित अमाउंट है विलायक का। हमने पानी लिया, जैसे 100 ग्राम पानी ले लिया, तो 100 ग्राम पानी में कितना चीनी घुल सकता है? अधिकतम, मैक्सिमम कितना घुल सकता है? अब आप सोचोगे सर 100 ग्राम क्यों लिए, 200 ग्राम भी ले सकते थे। बच्चों, जब आप बाजार में जाते हो ना, सब्जी मार्केट में, क्या पूछते हो? कैसे रुपए किलो आलू बा? आप ये क्यों नहीं पूछते कि 5 किलो के दाम कितना बा? पहला सवाल हमारा ये होता कैसे रुपए। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट है कि हम यूनिट का पूछते हैं, इकाई का पूछते हैं, 1 किलो का पूछते हैं। फिर हमारा बजट होता है तो उसके हिसाब से 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो लेता है आदमी। प्यारे बच्चों, एक मिनिमम एक अमाउंट सेट किया गया कि एटलीस्ट हमें यह तो पता चले कि 100 ग्राम में कितना अधिक से अधिक घुल सकता है। तो जब यह पता चल जाएगा तो जितना अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से निकल जाएगा। जब यह पता चल जाए कि 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया है तो 5 केजी का 40 गुना 5, 200 निकल जाएगा। तो एक मिनिमम अमाउंट लिया गया, किसका? सॉल्वेंट का, विलायक का, कि इसके अंदर 100 ग्राम पानी के अंदर कितना अधिक से अधिक चीनी घुल सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
जो उसमें डिसॉल्व हो सके, उसी को कहते हैं विलेयता, घुलने की क्षमता, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या कहता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट यानी कि सबस्टांस, और ये विशेष करके सॉल्यूट के लिए जो डिसॉल्व हो जाए, किसमें? एक निश्चित अमाउंट जो सर्टेन किया गया, एक निश्चित मिनिमम अमाउंट लिया गया सॉल्वेंट का। तो मैक्सिमम अमाउंट घुलने वाले का और एक निश्चित अमाउंट घुलाने वाले का जो लेते हैं उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब भैया आपके पास कुछ समीकरण वगैरह आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो जो अधिकतम ऊपर घुल रहा है उसका मात्रा ऊपर रख देना, सॉल्यूट ऊपर है और नीचे सॉल्वेंट है, और इसको 100 से गुना कर देना। क्यों? क्योंकि आपने कितना में लेते हो? 100 ग्राम विलायक में ही लिया जाता है। समझ आ गया? इतना घुल जाए अधिकतम, क्यों? कि भैया वो सैचुरेटेड हो जाए, संतृप्त हो जाए। अब इन सब सिचुएशन के बीच में थोड़ी देर के बाद वेलकम करने वाले हैं हम लोग हेनरी चचा का। हेनरी अंकल तुरंत प्रवेश करेंगे और एक बहुत शानदार नियम देने वाले हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, जो लगातार पिछले वर्षों से कई बार पूछा गया है। हेनरी चचा का नियम पूछा गया ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे कौन आने वाला है, हमारे लाइव सेशन के अंदर आने वाले हैं हेनरी अंकल। आज ही फोन पे बात हुआ था, यमराज जी से हमारी बात हुई थी। विलेयता पे टेम्परेचर का कुछ असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब जैसन तब तैसन, जब देवता जैसा देवता वैसा पूजा। प्यारे बच्चों, बात यह है कि आप एक तरफ पानी में चीनी घुलाइए, एक तरफ पानी में कोई गैस घुलाइए और गर्म करिए, चीनी ज्यादा घुलेगा, गैसवा भाग जाएगा। तो दोनों के लिए परिस्थितियां अलग अलग हो गई, यानी टेम्परेचर पर घुलने की क्षमता डिपेंड करती है। पानी में चीनी डाल रहे हैं, नॉर्मली घुल गया, लेकिन और ज्यादा घुलाना है तो गर्म करना पड़ जाता है। यानी घुलने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है डिसॉल्व की, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करती है। इसके अलावा प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, इसके अलावा उनके नेचर पर भी डिपेंड करती है। उनके नेचर पर भी तो डिपेंड करता है ना कि कैसा है दोनों मतलब कौन? विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सास बहू दोनों अगर बहुत अच्छे होंगे नेचर के तो पट जाएगा, अन्ना विपरीत परिस्थितियां होगी तो बस डंटा डुंटी रोज होता होगा, है रोज पंचायत लगता होगा बगल अगल पड़ोसी में। लेकिन सगरे देखा एक लेखा, घर घर के उहे बा कहानी, या हर घर की एक ही कहानी है। हालांकि ये अलग बात है, बस एग्जाम्पल था, दिल पे मत ले लीजिएगा फेफड़ा पे ले लीजिएगा, किडनी पे ले लीजिएगा, लेकिन दिल पे मत लीजिएगा इस बात को। क्या कहा मैंने? मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, और उनके नेचर पर भी, विलय और विलायक की प्रकृति पर भी। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सदृश ही सदृश को घुलाता है। कई बार लोहा ही लोहा को काटता है ना। तो पोलर पोलर में घुलेगा, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा। इसी प्रकार से जैसे नमक है, नमक पानी में घुल जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए जो पोलर वाला होगा, जो ध्रुवीय होगा वो ध्रुवीय में घुल जाएगा, जो अध्रुवीय होगा वो अध्रुवीय में घुलेगा, जो कार्बनिक विलायक होगा वो कार्बनिकों में घुलेगा, है ना। क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया? ग्रेट, वेरी गुड। चलिए यहां पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा। देखो बच्चों, जब मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, हमारे पास दो कंडीशन है। यह है हमारे पास लिक्विड, क्या है एक बार सब लोग चैट सेक्शन में बताइए, बताइए, चुपचाप नहीं बैठना है भैया बहन जी लोग। ये लिक्विड है, द्रव जिसको कहते हो, LIQUID, लिक्विड। अब इसके अंदर क्या घुला हुआ है? क्या घुला हुआ है? ठोस घुला हुआ है। ये ठोस घुला हुआ है। क्या है? ठोस, समझ जाना, ये ठोस है यानी कि सॉलिड है। एक सिचुएशन ये हुआ, एक सिचुएशन ये हुआ। अब आ जाइए दूसरे सिचुएशन के तरफ। हम सब मिलकर के जंप मारते हैं, और वो सिचुएशन यहां पे अंदर क्या है? पानी है।
क्या है? पानी, यानी कि लिक्विड है, द्रव, लिक्विड, लिक्विड और इसके अंदर क्या घुला हुआ है? गैस घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? गैस, यानी कि ये गैस घुला हुआ है। दो सिचुएशन हमारे सामने है, एक लिक्विड में सॉलिड और एक लिक्विड में गैस, ये दो है। और हम लिक्विड में लिक्विड की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी लिक्विड में लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। बहुत ध्यान से सुनना, दिल थाम के बैठे रहना, अंत तक क्लास को देखोगे तो तुमको कुछ मिल जाएगा, एग्जाम में बेहतर करके आ जाओगे, दिल में अनुसार बस जाएंगे, कहोगे वाह वाह मजा आ गया, बढ़िया से एग्जाम चल गया, अच्छा नंबर आ जाएगा, मम्मी पापा को मिठाई खिलाओगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। बहुत सुंदर। यहां पे देख लो, लिक्विड में सॉलिड घुला है और लिक्विड में गैस घुला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, हमें लिक्विड में सॉलिड का एक एग्जांपल ले लेना चाहिए। हम ले लेते हैं कि पानी में चीनी, पानी में चीनी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पानी में चीनी घुलाना है, मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा मात्रा घुला दूं और घुला दूं और घुला दूं और घुला दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बताइए। B4 बढ़ाना पड़ेगा, G4 घटाना पड़ेगा? चैट सेक्शन में सभी लोग बताइए कि हम चाहते हैं कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर चीनी ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, तो हमें टेम्परेचर B4 बढ़ाना पड़ेगा कि G4 घटाना पड़ेगा? बताइए सभी लोग, फटाफट से सभी लोग बताइए, फटाफट से। हीट देना पड़ेगा, B4 बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यानी कि यहां पर हीट बढ़ाइएगा, हीट नहीं, टी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? टी। टी बढ़ाइएगा, टी बढ़ाइएगा तो सोलिबिलिटी, विलेयता भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा घुलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा घुलेगा ना। क्या कह रहा है कि ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ेगी और घटाने से घटेगी और घटने से घटेगी। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? देखो सवाल कैसे पूछ सकता है, यह रिएक्शन ऊष्माशोषी हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, यानी कि जब द्रव में ठोस विलय होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, किस प्रकार का रिएक्शन होता है, यही सवाल पूछता है। तो क्या कहोगे कि यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी कि एंडोथर्मिक है। लेकिन जब नीचे देखोगे, मैं कह रहा हूं कि गैस घुला रहा हूं। क्या घुला रहा हूं? गैस। और नीचे से हीट कर रहे हो तो गैस अब नीचे आएगा? नहीं आएगा। गर्म होने पे वो हल्का होगा, ऊपर भाग जाता है। मैं आपको घर पे बुला के चेयर पे कहूं कि आप ये बैठिए, बैठिए, और नीचे से गर्म करने लगूं, तो आप कहोगे अरे 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 सर जी खड़े ठीक बनी जा रहा है, कुर्सी पर ना बैठ जा, कहोगे ना। लेकिन ये सिचुएशन गैस के लिए है, इसके लिए नहीं, क्योंकि ये तो पिघल जाता है, इसके बीच बॉन्डिंग होती है, मजबूत प्रबल बॉन्ड होता है, और इसमें गैसीय अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, वो और भाग जाते हैं। उल्टा हो गई परिस्थिति, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा घुल रहा था और इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये सारे गैस के अणु भाग रहे हैं, यानी इसके लिए हमें टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। हम जब चाहते हैं कि गैस ज्यादा से ज्यादा घुले, गैस ज्यादा से ज्यादा घुले, तो टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल बहुत आसान दिया हूं, कुर्सी वाला, नहीं बैठ पाओगे, नीचे से टेम्परेचर दे रहा हूं, कहोगे अरे गुरु जी खड़े निमन बनी जाए, भूया बैठ जाए जामने के, लेकिन कुर्सी पर मत बैठे, नीचे से टेम्परेचर कहां दे रहे हैं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बात? तो अब देख लो बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस बात को समझेंगे, यानी ये ऊष्माशोषी, हम एंडोथर्मिक की बात किए थे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी कब? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। लेकिन इसकी कहानी देख लो, इसकी कहानी यहां पे है, ये द्रव वाली गैस, ये लिक्विड, ये क्या हो गया? लिक्विड, और लिक्विड के अंदर जो घुला पड़ा है वो क्या है? गैस। तो यहां पर घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर दोगे तो कम घुलेगा, ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, और ताप जब कम करोगे तो वो ज्यादा घुलेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा कब? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। उल्टा हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये सारा कंडीशन आपको याद रखना है। और ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी एक्सोथर्मिक। क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा, एक्सोथर्मिक।
ये क्लियर है। अब आइए यहां से प्रेशर की बात कर लेते हैं। विलेयता पर दाब का प्रभाव दाब का, टेम्परेचर तो आपने पढ़ लिया, टेम्परेचर में ओवरऑल आपने पढ़ लिया कि जब ठोस घुला हो लिक्विड में सॉलिड हो तो कौन सा रिएक्शन था? उष्माशोषी था। क्या था? उष्माशोषी, यानी कि एंडोथर्मिक। तो उसमें क्या हो रहा था? ताप बढ़ने पे विलेयता बढ़ती थी और घटने पे घटती थी। अब बताइए प्रेशर का उस पर असर नहीं पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ घुल रहा है ना, सॉलिड है ना, सॉलिड को दबाने पे दबता है क्या? नहीं ना, वो कंप्रेसिबल नहीं होता है ना, वो तो इनकंप्रेसिबल है, असंपीड्य है। चीनी को दबाओगे तो पचक जाएगा, संपीड्य तो नहीं होता है ना? नहीं सर। यानी कि जो ठोस पदार्थ अगर पानी के अंदर घुल रहा है तो टेम्परेचर का असर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर का असर नहीं पड़ेगा, इफेक्टिव नहीं होगा प्रेशर से। यानी कि यहां पर देख लीजिए, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। प्रेशर से ये इफेक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब ये है, इसका सेंस यही है कि दाब का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर का पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा। ये कब का सिचुएशन था? जब कोई सॉलिड घुला है लिक्विड में, लेकिन जब कोई गैस घुलेगा लिक्विड में, जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, उसमें उल्टा हो रहा था। टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, सॉल्युबिलिटी घट रही थी, विलेयता घट रही थी। उल्टा, ताप बढ़ाओ विलेयता घटती है। यानी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। लेकिन प्रेशर, चूंकि गैस है ये, उस समय तो ठोस था, तो ठोस तो संपीड्य नहीं होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है, लेकिन गैस संपीड्य होता है, कंप्रेसिबल होता है। ज्यादा देने पे ज्यादा घुलेगा, ज्यादा प्रेशर देने पे ज्यादा घुलेगा। यानी कि प्रेशर बढ़ने से विलेयता भी बढ़ेगी, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा घुलेगा। समझ आया? इसी कॉन्सेप्ट पे सोडा वाटर वगैरह की पैकिंग होती है, जिसमें CO2 गैस भरा रहता है। जब आप खोलते हो ना स्प्राइट वगैरह, तो जो बुलबुले निकलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता दूं कि हेनरी चचा किस विलयन को लेकर के बात किए थे। हेनरी चचा ने बात किया था द्रव में गैस के लिए। अब यहां से एंट्री हो जाती है हेनरी अंकल की, और वो एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा रूल दे के जाते हैं, नियम देते हैं। हालांकि बात मेरे से अभी भी होती है बराबर उनकी। अब आप समझिएगा, गौर करिएगा बच्चों, संभालिएगा इस नियम को, बहुत आसान और कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि यह नियम किसके लिए था? लिक्विड में सॉलिड के लिए था, या लिक्विड में सॉलिड के लिए, या लिक्विड में गैस के लिए? तो आपका जवाब होना चाहिए लिक्विड में गैस के लिए। लिक्विड में गैस के लिए कैसे सर? देखिए, किसी गैस की द्रव में, हाय हाय हाय, गैस इन अ लिक्विड। हाँ, तो कहते हैं कि भैया प्रेशर बढ़ाइए तो विलेयता बढ़ेगा, क्योंकि यही बात तो हेनरी का नियम है, यही तो हेनरी लॉ है, यही है हेनरी लॉ, सीधा सीधा कि दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा गैस पानी में घुल जाएगा, उतना ज्यादा घुलेगा। इनडायरेक्टली यही बात हेनरी अंकल भी कह रहे थे कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, लेकिन ध्यान रहे कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सवाल घुमा के पूछ सकता है हेनरी के नियम में किसका मान नियत रहता है? रख लीजिए तापमान का, स्थिर ताप हो, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी गैस की द्रव में जो घुलने की क्षमता है वो किस बात पे डिपेंड कर रही थी? प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया विलेयता बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, प्रेशर को घटाया सॉल्युबिलिटी घट गई। यानी कुल मिला के प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है घुलने की क्षमता। अब घुलने की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं किससे लिंकेज है? मोल प्रभाज से, कि कितना में कौन कितना घुला।
कितना में कौन कितना भूला, यही बात मोल फ्रैक्शन कहता है, और थोड़ा बहुत लिंकेज इस विलेयता का उसी से है। तो हेनरी चाचा ने एक बात कहा कि यदि जो बिलियन में गैस के मोलांश है, मोल प्रभाज है, उसको विलेयता मान लो, उसको विलेयता मान लो, या विलेयता को मोल प्रभाज मान लो। तो ये वैल्यू मोल प्रभाज को क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो। P समानुपाती एक्स, यानी प्रेशर किसके समानुपाती हो गया, विलेयता को मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। ये हटा एक्स, बराबर का चिन्ह लगता है, कांस्टेंट आ गया के और एक एच। के एच उनके सम्मान में हेनरी चाचा चले गए, पर आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं ना, याद कर रहे हैं ना, जानते हैं क्यों, ये उनके सम्मान की बात है। वैसे भी आपको पता है ये वैल्यू समानुपाती हटता है, दो तरह का ये होता है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। जब एक बट्टा लग जाए तो व्युत्क्रम हो जाता है। एक बट्टा कब लगेगा, जब एगो बढ़ेगा एगो घटेगा तब, जब एगो बढ़ेगा दूसरा घटेगा तब। लेकिन जब दोनों बढ़ाने पे बढ़ ही रहा है और घटाने पे घट रहा है, तो समान अनुपात, सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये एक्स हो गया। मेरे दोस्त यही चीज आपको ध्यान में रखना है, रगड़ के पूछा है बोर्ड एग्जाम में, अब आप गलती नहीं कर सकते हो। P बराबर के एच एक्स किसका नियम है, हेनरी का नियम है। अब यहां से अगर आप के एच निकाल लो, के एच निकालोगे तो क्या होगा, P बटा में एक्स, P बटा में एक्स। यानी कि जब आप x का मान बढ़ाओगे, देखो ऊपर नीचे हो गया ना, x का मान बढ़ेगा तो ये वैल्यू घट जाएगा, यानी हेनरी नियतांक का मान घट जाएगा। और x का वैल्यू जब घटाओगे तो केज का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर है। और इस केज को क्या कहते हो, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी नियतांक, के से तो नियतांक हो गया और h से क्या लग गया, हेनरी। समझ आ रहा है क्या, हाउस द जोश बच्चों, अब भी नहीं डाउन जाना है, एकदम मन लगा के अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है पूरा। और नोट्स के लिए मैं बता दिया हूं, साइंस संग्रह के ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पर यूट्यूब की एक आइकन बनी होगी, उसी में सारे नोट्स पढ़े जा रहे हैं। कल हिंदी मीडियम के भी नोट्स अपलोड हुए। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करना स्लाइड वाली पीडीएफ को पढ़ने का। वैसे और थोड़ा डिटेल में जाओ तो उस वाली पीडीएफ को भी जरूर नजर मार देना एक बार, इंपॉर्टेंट चीजें है उसके अंदर, ठीक है। और अगर चैप्टर वाइज तैयारी मजबूत करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव की और कॉन्सेप्ट की, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टॉपर टेस्ट सीरीज लाइव कोर्स के अंदर, जब ऐप खोलोगे ना तो लाइव कोर्स के अंदर टॉपर टेस्ट सीरीज है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जिसमें सारा सब्जेक्ट है, मैथ नहीं है उसमें, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट है। मैथ के लिए भी हम अभी कुछ देख रहे हैं। दूसरी चीज, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लक्ष्य टेस्ट सीरीज है, जिसमें जाइए ज्वाइन करिए, उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा टॉपर वाले में। VBI क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का पड़ा हुआ है, और तो और सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सब उसमें पड़े हुए हैं, जिसको हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। जो बच्चा परेशान रहता है कि सर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा दीजिए, उसका PDF तो चाहिए ना, वो उसमें पड़ा हुआ है। तो बच्चों खूब रगड़ के तैयारी करो, और इस बार के रिजल्ट में धुआं धुआं उड़ाना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, x का वैल्यू बढ़ेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो kh का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, kh का वैल्यू घटेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बता दीजिए एक बार, देखो मैं आपको बता देता हूं। यह है आपका ऐप, ओपन हो गया, देखो आपको ना ऐसे स्क्रॉल करना है, ये सबसे पहले लाइव कोर्स, इसके अंदर जाते हो तो टॉपर टेस्ट सीरीज जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इस पे लिखा हुआ है, इसमें VBI क्वेश्चन वगैरह सब है। व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो क्या क्या है इसके अंदर पूरा पढ़ लोगे, और बाय नाउ करोगे, बहुत कम प्राइस है, 70% तो ऑफ दिख रहा है। ये बस सर्वर की कॉस्टिंग, ऐप अच्छे से चल पाए उसकी कॉस्टिंग है, और इंग्लिश मीडियम के लिए लक्ष्य। और जो बच्चों को यूट्यूब की PDF चाहिए, देखो वो बीच में यहाँ पे यूट्यूब का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये एकदम आपको यहाँ पे सब मिल रहा है। रिकॉर्डेड में जाइए, केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में जाइए, ठोस अवस्था पे क्लिक करिए, ये देखिए कितना खूबसूरत सा नोट्स, और यहाँ पे देखिए ये कल की स्लाइड वाली PDF। वैसे ही है आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर जाइएगा, कितना अच्छा स्मूथ चल रहा है बढ़िया से, ये देखिए। खुल जा भाई, अच्छा तुम नहीं खुलोगे क्या, ये भी खुल जाएगा बच्चों, देखो खुल गया ना, खुल गया। तो ये सारी ऐप में फीचर्स है। उसके बाद और मैं बता दूं, इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज यहाँ पे पड़ा हुआ है बच्चों। अब ऐप के लिए थोड़ा बहुत हमें अमाउंट इस पे लगाना पड़ता है, क्या करोगे, क्योंकि ऐप का खर्च
खर्च तो जो कॉस्टिंग की निकलती है वो निकलना पड़ेगा। क्विज हिंदी मीडियम, बगल में इंग्लिश मीडियम। धुआं उड़ाइए आप लोग मन से, खूब धुआं उड़ाइए। आगे चलिए, आगे चलते हैं। हेनरी चच्चा का नियम ध्यान में आ जाना चाहिए, P बराबर KHX। हेनरी के नियम के काफी एप्लीकेशन से अनुप्रयोग है, जिसमें आप देखते हैं गोताखोर अंदर जाता है समुद्र के अंदर, इसकी इसी आधार पे काम करता है। सोडा वाटर वाली कहानी इसी के आधार पे काम करती है, बेट्स वाली कहानी इसी पे काम करती है। हेनरी के नियम की कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है ना। आगे आ जाइए बच्चों, अब आ जाता है यहां से वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। क्या कहता है, नाम में परिभाषा छुपा हुआ है, वाष्प के द्वारा डाला गया दाब। अब आइए मैं आपको कहानी बताता हूं। हमारे पास एक बीकर है, देखो भाई पढ़ाई है, बहुत ध्यान से सुकून से पढ़ना पड़ेगा। बीकर है बच्चों, कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमने पानी लिया, एकदम ठंडा पानी है। हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। आप लोग सवाल बताना, हीट करेंगे तो कुछ देर में पानी वेपर बनेगा ना? यस और नो सिर्फ बता दो, यस और नो तो बता दो। पानी वेपर बनेगा ना? यस और नो बता दो। पानी वेपर बनेगा ना? यस और नो बता दो। पानी वेपर बनेगा ना? पानी वेपर बनेगा ना? पानी वेपर बनेगा ना? यस, वेरी गुड, पानी वेपर बनेगा। लेकिन बच्चों अब क्या होता है, हम इसको ढक देते हैं तोपना से। हम लोग के घर में मम्मी तोपना कहती है, किसी बर्तन से, पात्र से ढक देते हैं, और कुछ देर बाद उठाते हैं तो देखते हैं पानी टपकने लगा। यानी कुछ ही देर के बाद यही जो गैस था, ये लिक्विड है, ये लिक्विड, और यहां क्या बन रहा है, गैस। पहले ये द्रव से गैस बना, लेकिन वापस जब ठंड हो जाता है, कुछ ही देर के बाद ये गैस पानी बनने लगता है। द्रव से गैस का बनना वाष्पन कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। पर गैस का कूल होकर के, ठंडा होकर वापस पानी बनना कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाता है। वाष्पन, संघनन, आप उधर से आ रहे हैं, मैं इधर से आ रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां हम दोनों मिलने वाले हैं, जहां हम दोनों की वैल्यू बराबर होने वाली है, पोजीशन बराबर होने वाली है। उस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था। स्टार्टिंग में लिक्विड से गैस बन रहा था, सिर्फ द्रव वाष्प में बदल रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद वापस वाष्प भी द्रव बन रहा है, वेपर भी लिक्विड बन रहा है। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां दोनों का रेट बराबर होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि दोनों का वैल्यू यहां पे बराबर होने वाला है दर का। उस पॉइंट को कहते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। और उसी साम्यावस्था पे जो वाष्प के अणु होंगे, जो पात्र पे दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, उसी दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणु के द्वारा डाला गया दाब, वाष्प के अणु के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है वाष्प दाब? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह तब होगा जब कंटेनर बंद रहेगा। बंद नहीं रखिएगा, खुला रखिएगा तो सारा वेपर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, हवा में निकल जाएगा। समझ आया क्या? एक बार सभी बच्चे बता देंगे यस और नो। एक बार सभी बच्चे बता देंगे यस और नो। फटाफट से भैया, सभी लोग बता देंगे जल्दी से, जल्दी से। वेरी गुड, नाइस, यस, लव यू, बहुत सुंदर। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई पे फोकस करना है। ये अंतिम समय है बच्चों, जिसमें आपके लिए हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, केमिस्ट्री 1.0 के नाम से, और इसका सारा पीडीएफ साइंस संग्रह के ऐप पे। और अनुसर अब सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह पे ही पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, उनकी सारी कोर्सेज सिर्फ उसी पे आएगी। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है और अपने सभी दोस्तों को बताना है, प्लीज बताना है, प्लीज इंफॉर्मेशन दीजिएगा। क्योंकि बच्चे भरोसे के साथ रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी विचलित होते हैं, फिर उनको मैं नहीं मिलूंगा तो कहेंगे कि सारा दोष मेरे पे ही आ जाएगा। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर, ये समझ में आ गया।
आगे आइए, अब क्या होता है, जब आप पानी गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, या दूध गर्म कर रहे हो, मान लो ये दूध था, दूध गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, खूब खौल रहा है, खूब भाप निकल रहा है, खूब ज्यादा भाप निकल रहा है। जानते हो भाप क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहां पे केवल दूध और दूध था, पानी और पानी ही था, सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल था, खूब ज्यादा भाप निकल रहा है। लेकिन अचके पे एक मुट्ठी चीनी डाल दो तो तुरंत थोड़ी देर के लिए भाप कम हो जाता है? कम होता है कि नहीं होता है? चीनी एक मुट्ठी डाल दोगे तो थोड़ी देर के लिए देखना वाष्प कम निकलेगा, भाप कम निकलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, तब मैं समझूंगा कि हाँ आपको समझ आया है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बच्चों। यस, कम हो जाता है, कमी हो गया। पहले इतना सारा वाष्प निकलता था, इतना सारा वेपर मॉलिक्यूल्स था, अब वेपर मॉलिक्यूल पहले से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। हाय 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 हाय, यानी भैया पहले इतना दाब डालता था, अब इतनी कम दाब पड़ेंगे। अब एक व्यक्ति को कोई 100 थप्पड़ मारे और कहीं पे 40 थप्पड़ पड़े तो सबसे ज्यादा चोट तो 100 वाली लगेगी ना। यानी कि पहले चीनी डालने से पहले, यानी चीनी जब नहीं डाले थे तो वो पूरा का पूरा क्या था? सॉल्वेंट था। अरे भाई प्योर सॉल्वेंट था, उसमें तो कुछ मिलाया ही नहीं थे, केवल पानी था। लेकिन जब पानी में चीनी डाल दिया तब तो विलयन बन गया, और जैसे ही सॉल्यूशन बना, जैसे ही विलयन बना, उसके तो वाष्प के अणु कम हो गए, और अणु जब कम हो गए तो कम दाब पड़ेगा, क्योंकि पहले ज्यादा अणु थे तो ज्यादा दाब डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, और अब कम हो गए मॉलिक्यूल्स तो कम प्रेशर डालेंगे। यानी बच्चों कमी आ गई। कमी कहते हैं, कमी को कहते हैं अवनमन। क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर उन्नयन कोण, अवनमन कोण पढ़ते हो ना। उन्नयन ऐसे था जब यहां जमीन से मीनार की चोटी पर, ऊंचाई पर ताकते हैं, यानी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। लेकिन जब कोई ऊपर टावर से नीचे देख रहा है तो अवनमन हो गया, कमी हो गया, जिसको कहते हैं लोअरिंग। लोअरिंग हो गया, डिप्रेशन हो गया। समझ आया? अब यहां पे दो सवाल बोर्ड एग्जाम में रगड़ के पूछा भैया, रगड़ के पूछा, इसलिए कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आपको रटने की जरूरत कम पड़े। हमारे पास दो चीज है, एक है शुद्ध विलायक, चीनी डालने से पहले, यानी कि प्योर पानी था, प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर चीनी डाल दिया वो बन गया विलयन, यानी कि सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब इसका दाब या वाष्प दाब, वादा, इसका वाष्प दाब, यानी कि इसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैं अगर आपसे पूछूं कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, चीनी से पहले, चीनी के बाद, चीनी के पहले वाला सीपी लिखना और चीनी के बाद वाला सीबी लिख देना, चीनी से पहले वाला सीपी लिखना और चीनी के बाद वाला सीबी लिख देना। जरा जल्दी जल्दी बता दो चैट सेक्शन में, जरा जल्दी जल्दी बता दो चैट सेक्शन में। सीपी, राइट, क्या बात है दोस्त। चीनी मिलाने से पहले वाला, यानी कौन? शुद्ध विलायक का रगड़ दिया आपने। अब पूछेगा सवाल बोर्ड एग्जाम में कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, एक दूसरे के कंपेयर में, सिंगल में नहीं, कंपैरिजन ही किया जा सकता है। तो यहां कंपैरिजन है कि शुद्ध विलायक और विलयन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। अब ये पहले पानी आएगा तब है ना चीनी डाल के उसको विलयन बनाया जाएगा। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा से ये कम हो गया। तो जब कोई वैल्यू ज्यादा से कम होता है, ज्यादा से कम होता है तो उसको अवनमन कहते हैं, लोअरिंग होता है। और ये सिचुएशन कब आया? जब आपने उसमें कुछ मिलाया, चीनी मिलाया तब ना आया था,
नहीं तो नहीं आता। यानी कि जब किसी वाष्पशील विलायक के अंदर पानी के अंदर चीनी आपने डाल दिया, अवाष्पशील विलय जैसे ही आप मिलाते हो, मिलाने पे क्या होता है, वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो गया। पहले ज्यादा था मिलाने से पहले, और मिलाने के बाद वैल्यू कम हो गया। इसी को कहते हैं कि भैया वाष्प दाब में कमी आ गई। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure becomes lower than before, पहले से कम हो गया। This is called depression of vapor pressure। इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रहेगा, भूलना नहीं है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। क्लियर? वेरी गुड। 13 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए गुरुजी, क्या बात है। मैं सब्सक्राइबर्स नहीं कहता हूं, आप सदस्य हैं हमारे। यू आर नॉट ओनली सब्सक्राइबर्स, यू आर अ मेंबर्स ऑफ साइंस संग्रह फैमिली, ऑफ अनुसर्स फैमिली। आप हमारे एक परिवार हैं, आप सब्सक्राइबर नहीं है। भले ही अलग चीज है कि सब्सक्राइब करके ही सदस्य बनना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। लव यू, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। लव यू बच्चों। और इसे और ज्यादा बड़ा करना है, ये कैसे होगा, हम और आप मिलके करेंगे। ठीक है जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को हमारे तरफ से कि आपका यह परिवार 13 लाख आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे आ जाइए। अब ये कमी आ गई बच्चों, लेकिन ये कमी कितनी आई, पहले मान लो वैल्यू 10 होता, अब ये 8 हो गया, तो कितने की कमी आई, 2। यानी इसमें से इसको घटाएंगे। हम शुद्ध वाले को इंडिकेट करते हैं पी नॉट से, पी नॉट, और इसको पी एस लिखते हैं। पी नॉट में से पी एस को घटाना पड़ेगा, पी नॉट में से पी एस को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तब जाके कमी निकल के आती है डेल्टा पी। डेल्टा मतलब चेंजेस, कमी, परिवर्तन, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम बात कर लेते हैं आरएलवीपी की, आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कहता है कि भैया प्योर वाला ऊपर रख दो, पी नॉट व शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन का मतलब क्या था, पी नॉट माइनस पी एस। ये हो गया आरएलवीपी, आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये भी याद रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल याद रखना है। रॉवल्ट का नियम याद रख लीजिएगा, रॉवल्ट चाचा ने एक नियम दिया था। रॉवल्ट का जो नियम था बच्चों, वो ये कहता है, रॉवल्ट ने एक्चुअली द्रव द्रव के लिए दिया था, द्विअंगी विलयन के लिए दिया था, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दिया था। ठीक है जी, अब दोनों द्रव द्रव है। उस सिचुएशन में ये कहते थे कि जो आंशिक दाब होगा P समानुपाती, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मूल प्रभाज पे। P बराबर P नॉट इंटू एक्स, ये रॉबर्ट का नियम, P बराबर P नॉट इंटू एक्स। और हेनरी का नियम था P बराबर KH इंटू एक्स, P बराबर KH इंटू एक्स। उनका लॉ लगता था जब लिक्विड के अंदर गैस हो। ठीक है, याद रखना है। आगे चलिए, आगे आ जाइए, इस पे हम लोग चर्चा नहीं अभी इधर कर लेते हैं। वाष्प दाब को लेकर के वेपर प्रेशर के लोअरिंग के रिलेटेड राउल्ट चाचा ने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि जो वाष्प दाब का अवनमन हो रहा था ना, अपेक्षिक वाला, आरएलवीपी, उन्होंने कहा सीधा सीधा पढ़ लो, आरएलवीपी, आरएलवीपी, आरएलवीपी क्या था, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये वाला वैल्यू, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी कि पी नॉट बट्टा पी नॉट माइनस पी एस, ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये हो गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये हो गया, पी नॉट बट्टा पी नॉट माइनस पी एस बराबर एन बट्टा में एन प्लस एन। ये हो गया बच्चों वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में रॉवल का नियम, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में रॉवल का नियम। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो। ठीक है, द रिलेटिव डिप्रेशन यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। आ गया क्लियर? समझ आ गया? यस। आगे आ जाइए। रॉल्ट के नियम के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार के सॉल्यूशन हमारे सामने आते हैं। जो भी आदर्श किसी भी गुरु की बात कर लीजिए, कोई अच्छे पेरेंट्स की बात कर लीजिए, उनसे जा करके पूछिए कि बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, तो वो उनके बिहेव के आधार पे कहते हैं कि बच्चे तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक वो जो आज्ञाकारी हो और एक जो आज्ञाकारी नहीं हो। एक वो बच्चा जो उनके बताए गए रास्तों पे चलता हो, जो बड़ों की बातों को मानता हो, अपने माता पिता की बातों को मानता हो, अपने आदर्श गुरु की बात को मानता हो, वो एक बच्चा हो गया जिसको लोग आदर्श कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, आइडियल है ना। और एक वही दूसरा जो किसी की बात को नहीं मानता है, पिता कहते हैं इधर चलो, वो कहेगा हम उधर जाएंगे, जाइए आप इधर, हम तो नहीं जाएंगे इधर, बोलेंगे हाँ बोलो तो वो कहेगा ना। यानी वो आज्ञाकारी नहीं है, उनके बताए गए रास्तों से डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, वो अनादर्श कहलाता है, नॉन आइडियल कहलाता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, समझाने के लिए मैं एग्जांपल दिया हूं क्या कि वैसे विलयन जो रॉल्ट के नियम को फॉलो करे, जो रॉल्ट के नियम का पालन करे, उसको कहते हैं आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा वैसा विलयन, वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्ट के लॉ का फॉलो ना करे, उनके नियम का पालन नहीं करे, उसको बोलते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। समझ आ गया? वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर। तो ये रॉल्ट लॉ के बेसिस पर लिक्विड 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 का मतलब क्या कि घुलने वाला भी लिक्विड और घुलाने वाला भी लिक्विड हो, तो उस सॉल्यूशन को दो भाग में बांटा गया, एक आदर्श और एक अनादर्श। आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श वही होता है जो सभी ताप और सिचुएशन में रॉल्ट के नियम का पालन करे। अब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में छप करके पूछा, रगड़ के पूछा, क्या कि निम्नलिखित में से जो रॉल्ट का नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन की सबसे बड़ी खास बात है कि ये नियम का पालन करता है। दूसरा कि अब देखो, जैसे हमारे पास पहले मान लो, अब मेरे पे ही, मैं दूसरे पे क्यों एग्जांपल दूं, मान लो बच्चों मैं ए हूं और हमारी होने वाली बीबी का नाम बी से, मान लो मैं ए बी लिख रहा हूं, तो ये ए मैं और ये बी, ये मिक्स नहीं हुआ है अभी, ये अभी अलग अलग है, सिंगल है। शादी होने के बाद हम दोनों एक हो गए, ए और बी। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम थोड़ा हंस लेना, मजा ले लेना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो। ए फॉर अनुसर, बी फॉर पता नहीं, और ए बी दोनों मिल गए। ठीक है, अब कहानी ये है कि ए खुद से जितना मोहब्बत करता है, खूब प्रेम करता है, ए से प्यार कर रहा है, बी खुद से प्यार कर रही है, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो भी प्यार चल रहा है। लेकिन जब इसका अमाउंट देखेंगे ना, अब प्यार की मात्रा भी होती है क्या, लेकिन मान लेते हैं काल्पनिक रूप से कि हाँ चलो, इसके बीच जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, वो कितना है, तो आपको पता है क्या मिलेगा? किस सिचुएशन में? आदर्श की सिचुएशन में। आइडियल की सिचुएशन में पता है क्या मिलेगा? आपको यह पता चलेगा कि ए से जितना प्यार करता था, बी से जितना प्यार करती थी, उतना ही प्यार ए बी से मिलके करता है। यानी ये अट्रैक्शन इस अट्रैक्शन के बराबर होता है।
बराबर होता है, क्योंकि जब आप एक कंटेनर में कोई सबस्टांस ए डाले हो तो कई सारे ए के पार्टिकल्स होंगे, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है ए का ए से ही, इसमें बी है तो बी का बी से ही इंटरेक्शन होगा, ये इसमें ही, और जब ये दोनों आपस में मिक्स होगा तो क्या होगा, इस मिक्स में ए से भी टकरा रहा है, बी से भी टक्कर मार रहा है, और ए बी से भी टक्कर मार रहा है, यानी दोनों का तीनों सिचुएशन में अट्रैक्शन जब देखा गया तो अट्रैक्शन पता चला कि ए बी के बीच का जो बल है, इंटरेक्शन है, वो ए बी के बीच लगने वाले बल के बराबर है। यानी सिंगल थे तो खुद से उतना ही प्यार, बीबी को खुद से उतना ही प्यार, और जब शादी हो गई तो दोनों के बीच उतना ही प्यार। ये होता है आदर्श, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन कि ए के बीच का इंटरेक्शन बी के बीच का इंटरेक्शन ए बी के बीच के इंटरेक्शन के बराबर होता है। समझ आ गया होगा, एकदम सटीक एग्जांपल दिया हूं। दूसरी चीज, मिक्स के पहले और मिक्स के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, आयतन में कोई असर नहीं पड़ेगा। कब? जब आइडियल सॉल्यूशन होगा, जब आदर्श विलयन होगा। तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद। समझ आ गया? वेरी गुड, मजा आ गया सर। केमिस्ट्री मतलब अनुसर, अरे 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 क्या बात है, लव यू। चलो जी, हमारी तो पूरी कोशिश है बच्चों हंसा खिला के आपको पढ़ा दूं, सिखा दूं, जो जानता हूं आपको सिखा दूं, है ना। तो ये समझ आ गया होगा। मिक्स, एच मिक्स और भी मिक्स, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद चेंजेज नहीं आएगा, ना हीट में आएगा और ना ही वॉल्यूम में। तो एच मिक्स मतलब उष्मा में परिवर्तन 0 रहेगा और आयतन में परिवर्तन 0 रहेगा। डेल्टा है ये, चेंजेस बताएगा। तो समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को। एक बार सभी लोग बता दीजिए। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निम्नलिखित में से आदर्श विलयन के लिए कौन सही है। डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, डेल्टा एच मिक्स बराबर नहीं है 0, डेल्टा वी मिक्स बराबर नहीं है 0, इनमें से कोई नहीं। तो ये सिचुएशन बिल्कुल दिमाग में रखना है। ये बराबर 0 किसके लिए होगा? आदर्श के लिए। और इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, नालायक आ जाएगा, नन आइडियल। ये हो गया नन आइडियल। ये अनादर्श। ये वाला इंग्लिश के लिए था, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन विच कंप्लीटली ओबेस राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ा आपने? ए के बीच का फोर्स यानी इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन इक्वल टू द इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी। डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू 0 और वी मिक्स का वैल्यू 0। यह आपने आइडियल के लिए पढ़ा। आइडियल में बच्चों एग्जाम्पल जब भी पूछे, स्ट्रक्चर में बड़ी सिमिलैरिटीज होता है, समानता होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर आया था, पूछा था निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन था बेंजीन और फिनॉल, सॉरी क्या था, बेंजीन और टॉल्यूइन। तो बेंजीन और टॉल्यूइन क्यों है? बिकॉज इनमें समानता रहेगी। ये बेंजीन ऐसे होता है और टॉल्यूइन ऐसे होता है। ये हो गया, यहां पे H छुपा रहता है, यहां पे CH3। देखो सिमिलैरिटीज है। आयोडोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ये आइडियल होंगे, है ना। क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन इक्वल होगा क्योंकि दोनों हेलोबेंजीन है। तो सिमिलैरिटीज है, इस वजह से ये सब आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अनादर्श, जो रॉबल के नियम का पालन ही ना करे, नहीं करे भैया, पिताजी करे ऐसे चलो, वो कहेगा ना हम ऐसे घूम जाए। यानी अगर हम आइडियल की बात कर ले बच्चों, तो इसमें पता है प्रेशर PA बराबर PA नॉट इंटू XA के बराबर, PB बराबर जो रॉबल का नियम था PB नॉट इंटू XB के बराबर। अब अगर दोनों का टोटल निकालना है तो PA प्लस PB हमें ऐड करना पड़ता है, PA नॉट इंटू XA प्लस में PB नॉट इंटू XB। अब आगे सॉल्व भी किया जा सकता है। ये दोनों वैल्यू बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं आपसे नन आइडियल के लिए पूछूं कि बच्चों क्या PA बराबर PA नॉट इंटू XA होगा, यस और नो? क्या नन आइडियल के लिए
पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए बराबर होगा? आप कहोगे नहीं होगा सर, आप कहोगे नहीं होगा, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल नहीं होगा। जब x का वैल्यू 5 नहीं होगा तो क्या होगा? सवाल यह होगा कि सर x का वैल्यू 5 नहीं होगा, तो मैं पूछूंगा क्या होगा फिर? तो अब जवाब यही आएगा कि सर 5 तो नहीं होगा, अब या तो 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा। यही पे फंसा हुआ है, यही तो समझना है कि when x is not equal to 5 then what will be the value of x? क्या होगा x का वैल्यू जब वो बराबर नहीं होगा? तो कहेंगे कि सर वा तो x 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा। जब ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव और कम हो गया तो निगेटिव। यानी हमने एक ग्राफ मान लो ऐड कर लिया, ये मान लो x बराबर, ये मान लो कि x बराबर, यहां से चलो ये 5 का है, ये x बराबर 5 का है, लेकिन 5 से ज्यादा होगा तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा और 5 से कम होगा तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, समझ आ गया होगा? यस सर। चलिए, ये रॉवल के नियम का पालन नहीं करते हैं और इनके बीच ए बी के बीच का जो बल होता है वो ए बी के बल के बीच बराबर नहीं होता है। ए का इंटरेक्शन, जितना प्यार ए से करता है, बी से करती है, वो उतना प्यार इनमें नहीं रहता है, बराबर नहीं होगा। अब या तो ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा, या तो ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा। जैसे उसमें डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू 0 हुआ करता था, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये तो बात ही नहीं मान रहा है। इसी प्रकार से डेल्टा वी मिक्स का वैल्यू, डेल्टा मिक्स वी मिक्स का वैल्यू नहीं होगा 0 के बराबर। समझ आ रहा है भैया? समझ आ रहा है? माई के दूधवा जैसन कवनो, अरे मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। समझ में आ गया होगा कितना बड़ा ये होता है माँ के लिए। ये भी समझ आ गया। और यही बात इंग्लिश में देख लो, तो ये पूरा पीडीएफ आपको दूंगा साइंस संग्रह पे। A solution which does not completely follow Raoult's law at all temperature, नहीं करेगा, does not completely follow, सारी चीजें वही है, not equal to 0, not equal to 0, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि सर जब x का वैल्यू 5 नहीं होगा तो क्या होगा? तो या तो ज्यादा होगा नहीं तो घटा कम होगा। जब ज्यादा हो जाएगा यानी कि पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये बराबर नहीं था, तो क्या होगा? या तो ये वैल्यू ज्यादा होगा नहीं तो ये वैल्यू कम होगा। जब ज्यादा हो गया तो ग्राफ देखो ये ज्यादा जा रहा है, ये ग्राफ कम समय में समझा रहा हूं, बस वैसे समझ जाना, ज्यादा जा रहा है यानी कि ये धनात्मक विचलन है। मैं कह रहा हूं कि बच्चों इस रास्ते पे चलो और आप इस पे से ऐसे ऊपर से विचलित हो गए, इस रास्ते से भटक गए, तो ये विचलन है। लेकिन जब ऊपर की ओर विचलित होते हैं, पॉजिटिव में जाते हैं, तो पॉजिटिव विचलन जब ये नेगेटिव हो जाता है यानी नीचे की ओर हो जाता है, तो ग्राफ आपको डाउन मिलता है। क्या मिलता है? डाउन मिलता है। ये ऋणात्मक विचलन कहलाता है। इंटरेक्शन देख लीजिएगा, इसमें ए बी बी का इंटरेक्शन ज्यादा होता है ए बी से, ये धनात्मक में, और ऋणात्मक में ये वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है क्योंकि निगेटिव है। एच मिक्स निगेटिव, वी मिक्स निगेटिव। यहां पे पॉजिटिव में क्या होता है? एच मिक्स पॉजिटिव, वी मिक्स पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव डिविएशन वाला ऑब्जेक्टिव कहीं से बनाया जा सकता है। धनात्मक विचलन वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और निगेटिव डेविएशन वाला उष्माक्षेपी होता है यानी कि एक्सोथर्मिक होता है। मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और आपके सामने कुछ एग्जांपल्स जो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। बेंजीन और एसीटोन पॉजिटिव दिखाएगा, बेंजीन और मिथेनॉल पॉजिटिव दिखाएगा, एसीटोन और एथिनॉल पॉजिटिव दिखाएगा, फिनॉल और एनिलीन निगेटिव दिखाएगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन निगेटिव दिखाएगा। ये एग्जांपल है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, जो लगातार 10 वर्षों से हर बार एग्जाम में पूछा है, एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा जो इससे वंचित रहा होगा इस क्वेश्चन से। यह है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणु संख्यक गुणधर्म।
नाम में ही परिभाषा छुपा है, अणु की संख्या। अणु संख्या गुणधर्म का मतलब क्या हो गया, अणु की संख्या पे गुण डिपेंड करने वाला है। विलयन का, सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज जो ओनली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल केवल उसी पे डिपेंड करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर, ना कि उसके प्रकृति पर, ना ही उसके नेचर पर, है ना। उसके आकार से कोई मतलब नहीं है। विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। उसके नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। वो भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन सा होता है, वो यही होता है वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी। उसके बाद परासरणी दाब, जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एग्जाम्पल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है, निम्नलिखित में से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शो करेगा, दिखाएगा। कौन होगा बच्चों, सिर्फ यही है। अब लोअरिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। अब पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक के बारे में जानते हो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगे, जिस टेम्परेचर पे उबलने लगे, कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगे, उबलने लगे, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। और यह वह दाब होता है जो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। आगे देख लो बच्चों, मान लो आपके पास एक पानी ही था, पानी गर्म कर रहे थे, यह प्योर सॉल्वेंट, जिसको आप क्या कहते हो, शुद्ध विलायक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी है। आप इसको खूब गर्म कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये खूब उबल रहा है, तब तक आप इतना सा चीनी जाके डाल दीजिए। जैसे ही आप चीनी मिलाते हैं तो पानी में चीनी मिलते ही अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। यानी कि बच्चों ये तो विलयन बन गया हो। जैसे हमने इसे वाष्प दाब वाला पढ़ा था कि एक मुट्ठी चीनी डाला तो वाष्प कम हो गया, वैसे यहां पे क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, लेकिन जैसे चीनी डाल दिया अब तो और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब ना उबलेगा। अब तो और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वाष्प दाब में कमी आई है और टेम्परेचर ज्यादा देंगे, तब जाके कुछ देर बाद, ज्यादा देर तक गर्म होना मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना, जल्दी में निपटना मतलब टेम्परेचर का घट जाना। अब बताओ अगर आप कुछ इसमें मिलाते हो जब आप इसमें कुछ मिलाते हो तो मिलाने के बाद इसे ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। यानी ये बताइए सभी लोग कि टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, इसके लिए 100 से ज्यादा या 100 से कम, जे से ज्यादा के से कम। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। लव यू बच्चों, लव यू लव यू लव यू लव यू।
ऐसे ही स्नेह बनाए रखना, ऐसे ही साथ बनाए रखना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना इस अपने प्यारे से परिवार पे, प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहां अभी से लेकर के लगातार अभी 2024 बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्रांति होगी बच्चों के लिए, और आगामी 2025 के बच्चों के लिए सुनहरा मौसर, सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस, एक बहुत अच्छा। तो बस आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। J4 ज्यादा कह दिया आप लोगों ने, यानी ये वैल्यू इससे ज्यादा होगा। मान लो कि 108 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पहले ये वैल्यू कम था, कम से हो गया ज्यादा, ज्यादा मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब एलिवेशन, जिसको कहते हैं उन्नयन, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपको पता चल गया कि देखो यहां पे गड़बड़ लिखा गया है, ये गड़बड़ है, ये ना, ये गड़बड़ हो गया बच्चों, ये गड़बड़ है। बिलियन का क्वथनांक ज्यादा होता है, बिलियन यहां होगा सॉल्यूशन, बिलियन का क्वथनांक ज्यादा होता है, और इसमें से शुद्ध विलायक वाला घट जाता है ना, ये ध्यान रखना है। ये हो गया उल्टा वाष्प दाब वाला से, क्योंकि वाष्प दाब में तो कमी आ रही थी, लेकिन क्वथनांक में तो वृद्धि हो रहा है। ग्राफ देख लो, यहां सॉल्वेंट है, और जैसे टेम्परेचर सॉल्यूशन हुआ, इसका टेम्परेचर देखो यहां हो गया, ये बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है, इसी को तो कहते हैं वृद्धि, जिसको डेल्टा टी भी कहते हैं। अब क्वथनांक एक टेम्परेचर होता है, तो विलयन के लिए हमेशा टी एस लगेगा, और शुद्ध विलायक के लिए टी नॉट लगता है। जैसे प्रेशर में पी नॉट पढ़ा था, और इसके लिए पी एस पढ़ा था। अब जो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको एलिवेशन कहेंगे, डेल्टा टी बी, बी से बॉइलिंग पॉइंट और टी से टेम्परेचर, डेल्टा मतलब चेंजेस, तो डेल्टा टी बी बराबर टी एस माइनस टी नॉट। तो सवाल पूछेगा किसका क्वथनांक ज्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक से ज्यादा होता है, तभी तो घटा के निकालते हैं कितना बड़ा। अब बच्चों इस संदर्भ में रावल चाचा की एंट्री होती है। रावल चाचा कहते हैं क्वथनांक को लेकर के, क्वथनांक के उन्नयन के संबंध में कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी बिलियन के जो क्वथनांक का उन्नयन है, जो डेल्टा टीबी का वैल्यू है, वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन यानी मोललता पर, सांद्रता पर, मोलालिटी पर। अच्छा, यानी डेल्टा टीबी ये हटा बराबर कांस्टेंट के बी, क्योंकि बी से बॉइलिंग, ये भी बी से बॉइलिंग के लिए है, और सीएम, ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, याद रखना, याद रखना बच्चों। और दूसरा कहते हैं कि यदि विभिन्न पदार्थों की, देखो बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहीं पे हैं, कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट, वही तो बात है। दूसरा नियम कहते हैं कि यदि अलग अलग पदार्थ की सम आणविक मात्राएं एक ही विलायक में, एग्जांपल देता हूं, पानी पानी, चलो दो ही मान लेते हैं, ये पानी पानी है, पानी है, मान लेते हैं x ग्राम ऑफ पानी, और ये भी x ग्राम पानी है, जितना ये है उतना ही ये भी है, और इसमें अलग अलग पदार्थ की सम आणविक, यानी इसमें हमने डाल दिया 50 ग्राम चीनी, इसमें डाल दिया 50 ग्राम नमक। कह रहे हैं जो सॉल्वेंट है वो बराबर अमाउंट में लो, अगर ले रहे हो एक ही सॉल्वेंट, पानी तो पानी, पानी तो पानी, ये x ग्राम तो ये भी x ग्राम, और जो इसमें अमाउंट घुल रहा है पदार्थ, उसका अमाउंट सेम रखना, सबस्टांस अलग अलग कर दो, ये चीनी है, पानी है, ग्लूकोज डाल दो, दुनिया जहान सब डाल दो, तो पता है इनका जो क्वथनांक का उन्नयन होगा, इनका भी जो क्वथनांक का उन्नयन होगा, इनका भी जो उन्नयन होगा, इनका भी जो उन्नयन होगा, वो बराबर होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट सेम है, अमाउंट सेम है, और घुलने वाले का भी अमाउंट सेम है। तो जो क्वथनांक का उन्नयन होगा, डेल्टा टीबी इसका, डेल्टा टीबी इसका, डेल्टा टीबी इसका, डेल्टा टीबी इसका, सबका डेल्टा टीबी, सभी विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होगा डेल्टा टीबी इक्वल होगा। इफ इक्वल मॉलिक्यूलर क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड सेपरेटली इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, पानी था तो पानी था, अमाउंट भी सेम था, सर्टेन था,
लेकिन ये घुलने वाला सबस्टांस डिफरेंट है पर इक्विमोलर है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों, वो ऑल दी सॉल्यूशंस इज इक्वल, बराबर होगा। ये नियम ध्यान में रहना चाहिए, पहला और दूसरा। जब आप क्वथनांक पढ़ लेते हो, जब आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेते हो, तो आपके सामने आ जाता है हिमांक, यानी कि फ्रीजिंग, फ्रीज करना मतलब जमा देना, जम जाए, जिस ताप पर कोई लिक्विड उबल जाए क्वथनांक कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल कर रहा हो। लेकिन जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जम जा रहा हो, फ्रीज हो जा रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हिमांक कहते हैं। हिम धनयंक मिल के हिमांक। हिम मतलब जमना, अंक मतलब एक नंबर जो एक टेम्परेचर को बताता है। समझ गए सभी लोग? ठीक है। अब आप देख रहे हैं हिमांक का अवनमन होता है, यानी डिप्रेशन होता है। क्या होता है? डिप्रेशन, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास शुद्ध विलायक होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? ज्यादा। किससे? विलयन से, यानी कि सॉल्यूशन से, कुछ मिलाने पर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? यानी कि एफपी ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो, ग्राफ में भी आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड था तो ये यहां पे था, लेकिन जैसे कुछ मिला दिया सॉल्वेंट तो ये देखो यहां से यहां आ गया, डाउन हो गया ना, डिप्रेशन, लोअरिंग हो गया, वेपर प्रेशर में कमी आ गई। इसी कमी को कहते हैं अवनमन। हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा इससे ग्रेटर होता है। जैसे ही हम इसमें कुछ मिलाते हैं ये वैल्यू कम हो जाता है। जैसे ही आप कुछ मिलाते हो तो विलयन का हिमांक पहले से कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, पहले से कम हो गया। इसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो निकल जाएगा डेल्टा टीएफ। अब कहोगे सर एफ क्यों लगा रहे हो? कहोगे ना कि गुरुजी एफ क्यों लगा रहे हो? हम बोलेंगे भैया पहले क्या लगा रहे थे? डेल्टा टीबी। टी मतलब टेम्परेचर। अब चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट का हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट का हो, है तो टेम्परेचर। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि ये बॉइलिंग का है और ये फ्रीजिंग का है? यानी ये क्वथनांक है और ये हिमांक है। तो ये पता चलेगा मेरे दोस्त बी और टी से, सॉरी बी और एफ से, यानी बी एफ से। अब बी एफ से बॉयफ्रेंड मत समझना, बी से बॉइलिंग, एफ से फ्रीजिंग। तो डेल्टा टीबी दिख जाए तो समझ जाना क्वथनांक का उन्नयन, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एफ दिख जाए तो फ्रीजिंग समझ जाना। ठीक है ना? अब रॉबर्ट चाचा यहां भी टपक गए, यहां भी उन्होंने दम नहीं लिया, उन्होंने वही नियम कह दिया। बस अंतर इतना था कि वहां डेल्टा टीबी था, यहां टीएफ रहेगा, बाकी सब कुछ वही था, बाकी सब कुछ वही था। जैसे बस इतना अंतर है कि डेल्टा टीबी था, यहां डेल्टा टीएफ है, उसमें के भी था, यहां केएफ है। वही बात, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन विलय के मूललता के समानुपाती होता है। एक झटके में माइंड में जा रहा होगा, जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताए सभी लोग, सभी लोग बताइए फटाफट से। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा है भगवन। केवट ने कहा रघुराई से। बच्चों किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप फिलहाल हमारी टीम में 9155181020 इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यही नंबर है हमारी, ठीक है ना? आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा है, आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पा रहा है जो सेशन चल रहा है, और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग सिर्फ यहां से, और मैं बार बार कह रहा हूं अनु सर मतलब सिर्फ साइंस संग्रह पे इनकी क्लासेस होगी। आने वाली जितनी भी चीजें होंगी, जो भी एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म का बैच होने वाला है, वो सारी बैच सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह पे होगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह के ऐप पे होगा और साइंस संग्रह के यूट्यूब चैनल पे होगा। तो आप लोग साइंस संग्रह ऐप जरूर इंस्टॉल करो मेरे दोस्त, ये वक्त है मुझे साथ देने का।
क्योंकि हमारे अंदर जो एक आग थी बीज बोने की, वो एक लालसा थी बिहार में ऑनलाइन एजुकेशन में आने का, अच्छा एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाने का, वो बीज जैसे हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट करी थी, ऐसे ही इसको बहुत आगे लेके जाना है और हर एक बच्चों तक पहुंचना है। ठीक है ना? क्योंकि जिस प्रकार से आप इस क्लास को करके संतुष्ट हो रहे हो, वैसे आगे आने वाले भी बच्चे इस क्लास को करके खुश हो, संतुष्ट हो, आगे बढ़े, तरक्की करे, ये हम चाहते हैं। मां सरस्वती और आप लोगों का स्नेह कृपा बना रहे। ठीक है जी, आगे चलिए। दूसरा नियम भी वही था, पानी पानी 50 ग्राम पानी ये तो 50 ग्राम पानी ये, इसमें अगर 10 ग्राम चीनी तो इसमें 10 ग्राम नमक, लेकिन मात्रा में अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो इसका डेल्टा टी भी था उतना ही इसका भी डेल्टा टी भी होगा, लेकिन अब इसका जो डेल्टा टी एफ आएगा वही इसका डेल्टा टी एफ आएगा। बस उतना ही अंतर इतना पड़ेगा कि उसमें क्वथनांक का उन्नयन लिखा हुआ मिलेगा और इसमें हिमांक का उन्नमन मिलेगा। यानी उसमें आप पढ़ रहे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहां पढ़ोगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बस इतना ही अंतर है रावल चाचा का, बस यही नियम। अब आता है बच्चों परासरण, ऑस्मोसिस। बोर्ड एग्जाम का सबसे शानदार ये भी सवाल जो लगातार कई वर्षों से पूछते आया है मेरे दोस्त, कई वर्षों से पूछते आया है, परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, जीवन में हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अपने मां बाप के द्वारा किए गए संघर्षों को भूलिएगा मत, उनके पुराने दिनों को मत भूलिएगा। चाहे कितना भी बड़े बन जाओ, उनके लिए लाल गोपाल बाल ही रहना पड़ेगा, है ना? उनके लिए नादान बालक ही रह जाते हैं हम लोग। उम्र में भले कितने बड़े हो जाओ, शरीर से कितने बड़े हो जाओ, दिमाग से कितने बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए उनका वही लाडला ही रहोगे, वही छोटा बच्चा रहोगे। हमेशा माँ बाप को रिस्पेक्ट करना है, बड़ों का आदर करना है, सच्चे रास्ते पे चलना है। भले आज का युग अलग है, लोग सच्चे रास्ते पे बहुत कम चलते हैं, बेईमानी ज्यादा हो रही है ना, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, पर फिर भी देखने वाला वो है। इस डर से, इस घबराहट से आपको गलत रास्ते नहीं पकड़ने हैं, आपको अच्छे रास्तों पे चलना है। ठीक है? परासरण क्या कहता है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स डाल दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, अर्धपारगम्य झिल्ली हमने डाल दिया। अब बच्चों होता यह है कि एक तरफ में हमारे पास विलायक है, यानी कि सॉल्वेंट है, और एक तरफ में सॉल्यूशन है, विलयन है। देखो भाई बच्चों, शिकायत मत करना हिंदी इंग्लिश वालों, दोनों बच्चों के लिए कंटेंट ले रहा हूं, बाइलिंगुअल बोल रहा हूं ताकि दोनों बच्चों के लिए काम आ जाए। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता क्या है ना, जानते हो बच्चों क्या होता है? इधर का पार्टिकल एक मिनट कलर चेंज कर लूं, नहीं तो मेम्ब्रेन समझ में नहीं आएगा, है ना? ब्लैक ले लेता हूं। विलायक क्या करता है, विलायक क्रॉस करता है, इसको क्रॉस करता है। सॉल्वेंट का जो पार्टिकल होता है बच्चों, वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, और पार करके कहां चला जाता है? सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर चला जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को परासरण कहते हैं। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के अणु, तो ये सवाल कई बार पूछा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली को कौन क्रॉस करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली को हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल ही क्रॉस कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही क्रॉस कर पाएंगे, विलय का अणु क्रॉस नहीं करता है। ठीक है? तो यहां पर शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन के साइड चला जाता है, सॉल्यूशन के साइड चला जाता है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, और मूव करता है किसकी ओर? टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ओर जाता है। इसी को कहते हैं परासरण। यानी कि ये तनु विलयन हो गया और ये सांद्र हो गया, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर जाता है, तनु से सांद्र की ओर जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं परासरण। अब क्या होगा, मान लो मैं चाहता हूं कि ये प्रोसेस रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड जा रहा है उस साइड हम पिस्टन लगा देंगे।
प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, और डाल रहा है और डाल रहे हैं, ये अब रुकना कम हो गया। मतलब इधर से पार्टिकल इधर बहुत कम आ रहा है, इधर से पार्टिकल इधर बहुत कम आ रहा है। कब? जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तब। प्रेशर किधर देना है? बिलियन के साइड, बिलियन के साइड, सॉल्यूशन के साइड। सॉल्यूशन के साइड जैसे प्रेशर डालोगे तो ये इधर से इधर आना कम हो जाएगा। फिर डाल दिया और कम हो गया, अब और डाल दिया, जा पूरा रुक गया। तो जितना प्रेशर डालने पे ये रुक जाए, वह दाब, वह प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस रुक जाए, परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, उस दाब को, उस प्रेशर को कहते हैं परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप विलयन के ऊपर, जब आप क्या कर रहे थे, विलयन के ऊपर, ये है विलायक और ये है विलयन, है ना, इसके ऊपर जब आप दाब डालते हो, प्रेशर डालते हो, तो प्रेशर डालने के बाद परासरण रुक जाता है, यानी कि विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे उस विलयन का परासरणी दाब कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड और अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, स्टॉप कर देता है, तो उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि पाई, और पाई अब इसका पूरा ले लो, पाई वी बराबर एन आर टी, फॉर्मूला याद रखना है। पाई बराबर एन बट्टा में वी हो जाएगा आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन से मोल, वी से वॉल्यूम आयतन। एन बट्टा वी को मोलरता कहते हो, जिसको सी लिख सकते हो। पाई बराबर सी आर टी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जहां पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब, याद रहेगा ना। अब सोचो बच्चों, जब ये इधर से इधर आ रहा था, हमने इस पे दाब डाल के रोक दिया। अब सोचो अगर कोई बच्चा के माइंड में सर ये बात आ जाए कि सर हम चाहते हैं थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दें, थोड़ा सा प्रेशर इस पे और डाल दें, यानी अभी तक तो आप परासरणी दाब पे हो, अभी तक तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर पे हो जिस पे प्रोसेस रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही अब और डालिएगा, भैया अब तक रोटी बाहर से भीतर जा रहा था, रसगुल्ला बाहर से भीतर जा रहा था, लेकिन जैसे खूब प्रेशर कोई पेट पे डाल दिया, जैसे ही डाला मतलब सब अंदर से बाहर आने लगेगा। रिएक्शन का डायरेक्शन उलट गया, रिएक्शन का डायरेक्शन ही उलट पलट हो गया। बाहर से भीतर जा रहा था, भीतर से बाहर आने लगेगा, उल्टी 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 कर दिए, वॉमिटिंग हो गई। वही यहां पे होता है, जब प्रेशर डाल दिया, खूब प्रेशर डाल दिया, पहले तो इधर से इधर डाल आ रहा था, कण आ रहा था ना, लेकिन अब इतना प्रेशर डाल दिया कि रिएक्शन का डायरेक्शन उलट गया। अब इधर से सब इधर, इसमें जो भी विलायक होगा इसको क्रॉस करके उधर जाएगा, यानी कि अब प्रोसेस होने वाला है रिवर्स। क्या होने वाला है? रिवर्स, उल्टा परासरण, उल्टा परासरण होने वाला है। जब दाब को परासरणी से ज्यादा डाला था, सॉल्यूशन पे और थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, और ज्यादा डाल दिया था, यानी कि परासरणी दाब से अधिक दाब लगाओगे तो विलयन से जो विलायक है वो उस साइड जाएगा, शुद्ध विलायक में प्रवेश करेगा। इसी प्रक्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, भैया ऑस्मोटिक से ज्यादा प्रेशर डालोगे तो क्या होगा कि अब रिएक्शन का साइड पलट जाएगा। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समुद्री जल देख रहे हो ना, समुद्री जल का मतलब क्या है कि लवण प्लस में पानी, समुद्री जल यही है ना। अब ये हो गया हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। उल्टा परासरण में क्या होगा, और इधर क्या है, पानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि परासरण में क्या होता है, तो परासरण में बेसिकली पानी से इधर होगा, पानी के पार्टिकल इधर आएंगे, लेकिन जब हम इस पे दाब डालेंगे, खूब दाब डालेंगे, इस पे खूब दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, देखो प्रेशर डाला जा रहा है, ये क्या है, प्रेशर है। प्रेशर, हम इस पे क्या डाल रहे हैं, दाब डाल रहे हैं। प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, इधर का पानी उधर जाने लगेगा, पानी उधर जाने लगेगा, और लवण इधर छना के रह जाएगा, फिल्टर हो जाएगा।
यानी हम सी वाटर को चाहे, समुद्री जल को चाहे सॉल्ट लेस करना, लवण को उसमें से हटा देना, तो उसके लिए हमें रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत पड़ेगी। बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार पूछा है। प्रतिलोम परासरण कहते हैं, उल्टा परासरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। समुद्री जल को लवणहीन किस विधि द्वारा करते हैं? बाय विच प्रोसेस सी वाटर को सॉल्टलेस करते हो? तो क्या कहोगे? रिवर्स ऑस्मोसिस से। समुद्री जल का परासरणी दाब लगभग 30 एटीएम के बराबर होता है, 30 एटीएम के बराबर होता है। तो ये सॉल्ट वाटर और ये फ्रेश वाटर समझ में आ गया होगा। परासरणी दाब जब पढ़ते हो, जब दो अलग अलग विलयन इनके परासरणी दाब जब बराबर हो जाए तो समपरासरी यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब एक का दूसरे से ज्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिक अति परासरी, जब एक का दूसरे की तुलना में कम हो जाए तो अल्प परासरी सॉल्यूशन कहते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है सर? इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्लियर हो गया। अब आ जाइए वान ट हाफ फैक्टर से रिलेटेड जो सवाल पूछता है, सवाल जो पूछता है कि अब सामान्य आचरण वाला है ना, एबनॉर्मल बिहेव, तो उसमें डिसोसिएशन होता है। बस ये जो सवाल पूछते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ये याद रखिएगा, वियोजन, संयोजन और जब कुछ भी ना हो, है ना, जब डिसोसिएशन भी ना हो, ना संयोजन हो, पहले डिसोसिएशन लिया है तो ना वियोजन हो और ना संयोजन हो, है ना। देख लो, जब डिसोसिएशन होगा आयनों का, पार्टिकल टूटेगा, डिसोसिएट होगा, वियोजित होगा, तो जो वान ट हाफ फैक्टर आई है, ये आई का वैल्यू 1 से कम हो जाता है। 1 से कम हो जाता है, यही सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। एसोसिएशन होगा, संयोजन होगा, तो संयोजन में आई का वैल्यू 1 हो जाता है। याद कैसे रखना है? बस इतना ध्यान रखना कि एकता में बल होता है, एकता में बल होता है। जब एसोसिएट हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। वैसे समझ जाना 1 से बड़ा हो जाएगा, वान ट हाफ फैक्टर को आई से लिखा जाता है। और जब कुछ नहीं होगा तो ये आई का वैल्यू 1 के बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया? ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड अगर पॉइंट से बात करें तो समाप्त होता है। और आप सभी लोग इस खूबसूरत पीडीएफ के लिए जरूर इंतजार कर रहे होंगे। इसके लिए बच्चों, पीडीएफ के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, क्विज के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए अनुसर की टीम और अनुसर। अब सिर्फ और सिर्फ साइंस संग्रह ऐप पे पढ़ाएंगे, साइंस संग्रह के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं। फ्रॉम प्ले स्टोर डाउनलोड करिए बिहार बोर्ड के छात्रों का विश्वसनीय परिवार, जो काफी वर्षों से बिहार बोर्ड को एक अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सोच विचार कर रहा है और मेहनत कर रहा है और काफी सारी क्रियाकलाप भी कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, है ना। तो बच्चों जरूर जुड़िए, आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ये जो YouTube की पीडीएफ कहां मिलेगी इसके लिए परेशान नहीं होना है। केमिस्ट्री 1.0 का जो अभी सीरीज चला रहा हूं, इसमें जो भी YouTube की पीडीएफ होगी, आप एप्लीकेशन पे जाना, अपडेट कर लेना एक बार। सभी लोग अपडेट कर लोगे तो और भी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, काफी अच्छे फीचर्स। तो आप जाओगे YouTube पीडीएफ एंड वीडियोस का एक टैब मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे ना तो अंदर जाना, व्यू पे क्लिक करना, व्यू पे आप सेलेक्ट कर लेना रिकॉर्डेड में जाके केमिस्ट्री हिंदी मीडियम चाहिए कि इंग्लिश मीडियम चाहिए। ये थोड़ी देर के बाद ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी पे फोकस और रिवीजन पे फोकस करिएगा। लिखिएगा, जो भी पढ़ रहे हो लिखो, लिखने से हैंडराइटिंग भी सही होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और भूलोगे बहुत कम। घबराना नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी हो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करिए 91 55 18 10 20 पर। और खूब ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, खूब ज्यादा इस कमेंट को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई भी दिक्कत हो एक निश्चित समय अंतराल तक, अभी रात को 10 बजे नहीं, 11-12 बजे नहीं, सुबह से शाम तक में आप इस नंबर पे मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई थोड़ी देर में जाएगा, पर जाएगा, है ना। क्योंकि आप सोच रहे हो ना एक नंबर पे काफी सारे मैसेजेस आएंगे, ठीक है।
और ये नंबर है 9155181020। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी है, पूरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिलेगा आपको, कहीं परेशान नहीं होना है, कॉल कर लो। और टॉपर और लक्ष्य टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िए अगर आप चाहते हैं वीवीआई क्वेश्चंस लेना, प्रीवियस ईयर यानी कि क्वेश्चन बैंक, और सारे चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना। चैप्टर वाइज मतलब हर एक चैप्टर का टेस्ट लगा हुआ है। फिजिक्स के 16 चैप्टर का अलग टेस्ट है, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर का अलग टेस्ट है, बायो का अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है ना, और उन सब में अलग अलग वीवीआई क्वेश्चंस है। तो आप टॉपर टेस्ट सीरीज और लक्ष्य टेस्ट सीरीज, फिलहाल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। आगे बहुत जल्द आप सबके बीच 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत शानदार सरप्राइज लेके आ रहा हूं। बस बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, लव यू। इस वीडियो पे काफी शेयर होना चाहिए। फिर वापस कल मिलेंगे अगली क्लास में। प्रतिदिन क्लास 8 बजे ज्वाइन करिए। कल शाम 6 बजे मैथ की भी क्लासेज होगी, जरूर जुड़िएगा आप सब लोग। मैं आशा करता हूं मैथ की क्लासेज में भी आप आओगे, अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रांग करोगे। कल बहुत शानदार क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ के। बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय, टेक केयर। लव यू लव यू लव यू बच्चों। आप प्ले स्टोर में जाओगे ना, प्ले स्टोर में जाओगे तो वहां पे ऐप अपडेट होगा। आप सेटिंग से भी फोन को साइंस संग्रह के ऐप को अपडेट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिएगा, काफी सारी फीचर्स हो जाएगी। बाय बच्चों, लव यू।